दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जब रैली विशेषज्ञों की पार्टी या गठबंधन जब सत्ता में आता है तो लोगों को सबसे पहले जो अपेक्षा होती है वो अपेक्षा होती है भीड़ प्रबंधन की, क्राउड मैनेजमेंट की। लेकिन ये क्या, रैलियों के सहारे, रथ यात्रा के सहारे सियासत की तमाम सफलताओं को चढ़ने वाले लोग सत्ता में आते हैं तो उसके बाद स्टाम्पीड कैसे हो जाता है। जो प्रयागराज में देखने को मिला, जो संगम पर देखने को मिला, और इस देश में करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने का दावा करने वाली योगी सरकार आखिर भीड़ प्रबंधन में नाकाम कैसे हो गई। आखिर इतना दुखद हादसा घट कैसे गया, ये सवाल आज की तारीख में सत्ता के ऊपर भी है, सिस्टम के ऊपर भी है, और इन सब के साथ साथ आस्था को तमाशा बनाकर पेश करने वाले उस गोदी मीडिया के ऊपर भी है, जो हर दम किसी न किसी तमाशे के इंतजार में कुछ न कुछ वक्त तलाशता रहता है और तमाशे को अपनी ब्रांडिंग का सबसे बड़ा अमोघ अस्त्र बनाकर पेश करता रहता है। आपने देखा होगा कि महाकुंभ के दरमियान क्या हुआ। सबसे पहले तो यह चलाया गया कि 144 साल में ही यह मौका आया है, इसके बाद यह मौका 144 साल बाद आएगा। पता नहीं, मैं नहीं जानता कि कौन सी व्यवस्था है जिसमें 144 साल बाद कुंभ में कोई विशिष्ट संयोग बनता है। मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं धर्मशास्त्रों का विशेषज्ञ नहीं हूं। लेकिन इस 144 साल वाली थ्योरी ने जिस तरह से लोगों को प्रयागराज पहुंचने के लिए एक तरह से कहें तो उत्प्रेरित करने का काम किया, उस उत्प्रेरित भीड़ को रोकने के लिए क्या योगी सरकार के प्रशासनिक तंत्र के पास पुख्ता इंतजाम नहीं थे। भीड़ तंत्र और लोकतंत्र दोनों दो चीजें हैं, और जिस सत्ता के राज में कुछ होता है, कोई घटना घटित होती है, तो जिम्मेदारी सत्ता की होती है। हमेशा से यह देखा गया है। रेल मंत्रियों के नैतिक आधार पर इस्तीफे की एक परंपरा थी जो अश्विनी वैष्णव के कार्यकाल में, जिसकी कोई दुहाई तक नहीं देता। और आज की तारीख में जब पिछले कुंभ की बात होती है तो पिछले कुंभ में भी एक भगदड़ हुई थी। प्रयागराज, जिसे तब इलाहाबाद कहते थे, इलाहाबाद के रेलवे स्टेशन पर हुई थी। और रेलवे स्टेशन के प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वाभाविक है कि कुंभ का प्रबंधन देखने वाले प्रभारी मंत्री आजम खान की नहीं थी, वो रेलवे प्रशासन की थी। लेकिन बावजूद इसके आजम खान ने प्रभारी पद से नैतिक आधार पर इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी थी। आज की तारीख में नैतिक आधार पर तो छोड़िए, अनैतिक आधार पर भी कोई इस्तीफा देने की बात नहीं करेगा। नैतिक नहीं तो सही, अनैतिक आधार पर भी कोई देता, कोई तो जिम्मेदारी लेता। लेकिन भूल जाइए, जो अंतिम आंकड़े हमारे पास आए हैं उसमें कहा गया है कि प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि 30 लोगों की जान गई है और 60 के करीब लोग घायल हैं। लेकिन यह संख्या आगे भी बढ़ सकती है, ऐसा अनुमान व्यक्त किया जा रहा है। सवाल वो नहीं है, सवाल यह है कि ये 26-27 करोड़ लोग अब तक वहां स्नान कर चुके, और एक दिन में 8-9 करोड़ लोग स्नान कर चुके। ये आंकड़ा इस तरह के स्टैम्पेड के बावजूद, इस तरह के भगदड़ और वहां हताहतों की संख्या को देखते हुए, इन सब को मद्देनजर रखते हुए जब दिया जा रहा हो, तो इस देश में आस्था, धर्म, अध्यात्म और इन सब के बीच भीड़ प्रबंधन में सरकार की नाकामी और दूसरी तरफ सिस्टम के फेलियर की बात को सार्वजनिक तौर पर स्वीकार करने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। सत्ता वही बड़ी होती है, व्यवस्था वही महान होती है जिसमें सच को स्वीकार करने का साहस होता है। और आज इस भीड़ को सिर्फ और सिर्फ योगी सरकार पर राजनीतिक रूप से दोषारोपण कर दिया जाना शायद यह भी न्यायसंगत नहीं होगा। न्यायसंगत इसलिए भी नहीं होगा क्योंकि योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनने के पूर्व किसी भी प्रशासनिक पद पर केंद्र या राज्य में मंत्री बनने का सौभाग्य नहीं मिला था। वो सांसद रहे, तकरीबन 20 साल सांसद रहे, और 20 साल सांसद रहने के दरमियान तमाम ऐसी घटनाएं उन्होंने देखी होगी, उस पर चर्चा की होगी, संसदीय बहसों में हिस्सा लिया होगा जहां भीड़ के कुप्रबंधन की बात सामने आई होगी। लेकिन बावजूद उसके ये हो गया। किसने सोचा था कि ये हो जाएगा? दरअसल कई महत्वपूर्ण सवाल हैं। पहली चीज की है कि आखिर प्रयागराज में जिस प्रकार की बातें कही जा रही है कि 4000 हेक्टेयर में वो पूरा कुंभ क्षेत्र, जहां की पूरा प्रबंधन और सब कुछ देखा जा रहा है, लोगों के स्नान की बातें कही जा रही है,
वो एरिया जब लगभग 4000 हेक्टेयर का बताया जा रहा है, तो 4000 हेक्टेयर में आखिर कितने लोग आ सकते हैं, ये सवाल बड़ा है। मैंने गूगल बाबा से पूछा, तो गूगल बाबा ने बताया कि अगर सब लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाए, हर आदमी, मतलब चींटी को भी आगे बढ़ने का रास्ता ना हो, सब लोग एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो जाएं, तो 1 हेक्टेयर में यानी 2.47 एकड़, लगभग 2.5 एकड़ जमीन होती है 1 हेक्टेयर की, उसमें 20,000 लोग खड़े हो सकते हैं अगर चिपक के खड़े हो जाएं तो सब लोग। तो सब लोग यदि चिपक के खड़े हो जाएं 1 हेक्टेयर में, तो उसमें आपको 20,000 लोग खड़े हो सकते हैं। 4000 हेक्टेयर में कुछ सड़कें भी हैं, कुछ प्रशासन की गाड़ियां भी दौड़ रही है, कुछ इंतजामात के लिए भी जगह है। तो चलिए मान लिया 2000 हेक्टेयर जमीन तो होगी जहां लोग एकदम चिपक के खड़े हों, तब भी वो आंकड़ा 4 करोड़ से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। लेकिन आज ही दावा है कि एक दिन में 8-9 करोड़ लोगों ने वहां पर स्नान किया है। तो कौन सा मैथमेटिक्स है मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि कैसे 8-9 करोड़ लोग आए। रेलवे के आधिकारिक आंकड़े तो करोड़ में नहीं लाख में पहुंचे हैं। निजी गाड़ियों से भी लोग पहुंचे हैं, ऐसी बात नहीं है, और निजी गाड़ियों से भी पहुंचे होंगे लोग, तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि शायद 50-60 लाख लोग पहुंचे होंगे। लेकिन मैं इस आंकड़े में नहीं जाना चाहता कि एक दिन में कितने लोगों ने स्नान किया या कितने लोग वहां पहुंचे। सवाल यही है कि बिहार की आबादी 10 करोड़ थी 2011 की जनगणना में, उसके बाद जनगणना नहीं हुई है। तो क्या एक पूरे बिहार की आबादी के बराबर लोग एक शहर में आ गए एक दिन में? और इतने लोग यदि एक शहर में आ जाए तब तो लगता है कि प्रलय आ जाएगा। प्रयागराज शहर की क्षमता इतनी नहीं है कि 10 करोड़ लोगों को संभाल सके। खैर, उस विवाद को वहीं छोड़ दीजिए, संख्या बल के दावे को वहीं छोड़ दीजिए। सवाल यह है कि क्या इस देश में प्रशासनिक अधिकारियों को तैयार करने वाली यूपीएससी और यूपीएससी के द्वारा जो हैदराबाद के लाल बहादुर शास्त्री पुलिस प्रशिक्षण संस्थान में जो आईपीएस का कैडर भेजा जाता है, क्या उन कैडर के प्रशिक्षण की व्यवस्था पहले की तरह नहीं रही? दरअसल प्रशिक्षण के दरमियान एक कोर्स होता है, एक चैप्टर होता है, उस चैप्टर को क्या कहते हैं? मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर। मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस यानी कि सार्वजनिक शांति और आदेश को बहाल रखने, उसके प्रबंधन की जिम्मेदारी, और मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक पीस एंड ऑर्डर के तहत ही एक बेहद अहम हिस्सा होता है भीड़ प्रबंधन यानी क्राउड मैनेजमेंट। तो एक क्राउड मैनेजमेंट की ट्रेनिंग जब आईपीएस अधिकारियों को होती है, तो कुंभ क्षेत्र में जहां तक मैंने पता करने की कोशिश की है कि 1 दर्जन से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। सवाल यह है कि हैदराबाद की प्रशिक्षण एकेडमी में क्या सीखा? सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के 23 तर्रार अधिकारी क्या वहां पर नहीं लगाए गए? और इन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार का दावा ही है, सरकार सत्ता में बैठे हुए लोगों का ही दावा है कि एक दिन में 7-8-9 करोड़ लोग आ रहे हैं, तो उस परिस्थिति को संभालने के लिए किस तरह का प्रशासनिक तंत्र तैयार किया गया, ये अपने आप में इतना बड़ा सवाल है जिसको लेकर योगी सरकार को, नरेंद्र मोदी सरकार को कटघरे में खड़े होने से रोका नहीं जा सकता। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर अडानी और अंबानी वहां पहुंच रहे हैं, किस तरह से वहां पर उनका स्नान कराया जा रहा है। अंबानी यानी अनिल अंबानी, अडानी यानी गौतम अडानी, ये वीवीआईपी है, ये भारत के अंदर सत्ता के करीब माने जाने वाले लोग हैं। चाहे बैंकों का कितना भी पैसा इनके यहां बकाया हो जाए, चाहे कोई भी मामला हिंडनबर्ग लेकर के आ जाए, चाहे अमेरिका की अदालत में केस हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये हमारे देश के अंदर माननीय की भूमिका में होंगे। लेकिन क्या हिंदुस्तान का आम आदमी माननीय नहीं है? लोकतंत्र ने राजा और रंक के समान अधिकारों को सुनिश्चित किया है। तो राजा और रंक के समान अधिकारों को जब सुनिश्चित किया गया है, तो फिर स्नान करने के बीच एक तरफ भीड़ को जाने देना और एक तरफ वीवीआईपी को जाने देना, ये कौन सी मानसिकता है? यह किस तरह की व्यवस्था है कि भीड़ के लिए अलग सिस्टम और वीवीआईपी के लिए अलग सिस्टम? क्या लोकतंत्र इसी के लिए बनाया गया था? कई सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन बिंदुओं पर यदि चर्चा की जाए तो कई घंटे निकल जाएंगे, लेकिन इसको 2-3 पार्ट में यदि देखने की कोशिश करें इस स्टैम्पेड को, तो एक तरफ
गोदी मीडिया का दिन रात चल रहा आस्था का प्रचार तंत्र और आस्था के बाजारवाद का जो भौंडा प्रदर्शन है गोदी मीडिया का, उसे इसकी जिम्मेदारी थोपने से बचा नहीं जा सकता। नंबर 2, सत्ता ने जिस प्रकार आस्था को, प्रबंधन वाले पक्ष को दरकिनार करके जिस तरह से इस पूरे मामले को सियासी तरीके से और चुनावी हिंदुत्व के सांचे में ढालने की कथित कोशिशें की, उससे उस पर भी जिम्मेदारियां थोपने से बचा नहीं जा सकता। और नंबर 3, प्रशासनिक अधिकारियों ने जिस प्रकार से सत्ता की चरण वंदना में ज्यादा वक्त दिया और जनता के मामले में कहीं ना कहीं इसी वजह से हिला हवाली हुई, इसको भी इस जिम्मेदारी इस पर भी थोपने से बचा नहीं जा सकता। क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल होगा, किसी ना किसी पर तो रेस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी होगी। ऐसा तो नहीं है कि कोई कुछ किया नहीं, ऐसा तो नहीं है कि न कोई आया था न कोई गया था। यहां तो लोग भी आए थे, यहां प्रशासन का तंत्र भी था, यहां आईपीएस का तंत्र भी था, यहां आईएएस का तंत्र भी था, यहां पीसीएस का तंत्र भी था, यहां पूरा का पूरा अमला भी मौजूद था। यहां पूरी तरह से प्रशासनिक नियंत्रण के साथ साथ आपदा प्रबंधन के लोग भी तैयार थे। लेकिन एनडीएमए जो 2005 में बना, उसी तर्ज पर जो एसडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, उसी तर्ज पर जब डीडीएमए यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, क्या इन सब के लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए थे? क्या 2005 का एनडीएमए एक्ट और जो दिल्ली में दिखता है आईटीओ बिल्डिंग के पास एनडीएमए की बिल्डिंग, क्या उस बिल्डिंग में बैठकर कागजी कार्रवाई करने वाले लोग हैं? बचपन में हम लोग सुना करते थे, जब एनडीएमए नहीं था तब कहीं भी कोई घटना होती थी तो एक ऑल इंडिया रेडियो के न्यूज में रटा रटाया वाक्य होता था, राहत और बचाव कार्यों के लिए सेना बुला ली गई है। आज भी राहत और बचाव करने के लिए इस देश के बहादुर जवानों को ही लगाया जाएगा। निश्चित तौर पर इस देश की सेना ने हर ऐसे मौके पर अपनी भूमिका का बेहद शानदार तरीके से निर्वाह किया है, लेकिन जो भूमिका, जिस तरह की भूमिका इस देश की सेना की रही है, इस तरह के मौकों पर क्या इस तरह की भूमिका प्रशासन में बैठे हुए लोग नहीं निभा सकते? सवाल बड़ा है। कहीं कोई पत्रकारों से उलझ जा रहा है, वो क्लिप सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कहीं एक इस तरह के बयान भी आ रहे हैं कि कुछ खास धर्म के लोग किसी खास मान्यता पर चले तो कुंभ में आकर नहा सकते हैं। यह सारी व्यवस्था और सारा सिस्टम भारत के अंदर तमाम तरह की उन परतों की पोल खोलता है जिसके ऊपर पहले 2022, फिर 2047 और अब सुपर पावर बनाने के लिए 2080 तक के लक्ष्य को निर्धारित करने वाले विज्ञापन आप देखते हैं। कौन सा सुपर पावर, कौन सा विश्वगुरु आप बना रहे हैं? वही विश्वगुरु जिसमें आस्था के नाम पर करोड़ों लोगों को बुलाने का विज्ञापन दिया जाता है, और विज्ञापन कभी बुलाने के लिए दिया जाए या ना दिया जाए, लोगों को आने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है और उन सब परिस्थितियों में लोगों को हालात के हवाले छोड़ दिया जाता है। इसके तहत तो विश्वगुरु बनने का सपना मुझे नहीं लगता कि पूरा होगा। और विश्वगुरु बनाने की बात तो छोड़ दीजिए, जब आपके पास काबिल अफसरों की कमी दिखाई दे, जब सिस्टम की ट्रेनिंग का झोल दिखाई दे, जब सियासत ही तमाम मुद्दों के ऊपर हावी दिखाई दे और इन सब के ऊपर लोकतंत्र को चुनाव तंत्र समझने की मानसिकता इस देश में लोगों पर के बीच गहरे बिठा दी जाए, तो फिर इस तरह की घटनाओं के लिए एक आदर्श परिस्थितियों का निर्माण होता है, और जो आप देख रहे हैं। और ये आगे भी इस तरह की घटना ना हो, इसके लिए ईश्वर से प्रार्थना है कि ना हो। सबसे अंत में अब हम जो लोग इस घटना में हताहत हुए उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, अपने दर्शकों की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और निश्चित तौर पर किसी को यह तो नहीं कह सकता मैं कि आप कुंभ में ना जाएं, लेकिन कुंभ में अपनी अवस्था, परिस्थिति, इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जाएं, अन्यथा मन चंगा तो कठौती में गंगा की कहावत आपने सुनी होगी। घर में भी यदि बाल्टी से नहा लिया जाए तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सब पानी तो ईश्वर की ही देन है। मैं उन कवि, तथा कथित कवि की श्रेणी में नहीं आता हूं कि कोई बाबा कहीं जाता है
और 25 लाख साल पुराने हिमालय से कुछ खुदाई करके लाता है और एक्सपायरी डेट लिखता है। यहां कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, बल्कि एक्सपायरी डेट तो उनकी आ गई आज जो कुंभ की भगदड़ में जान गंवा बैठे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।